हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के डिमांड पर लेकर आ चुके हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ पर डायनेमिक्स में थोड़ा सा मिस्टेक है, खैर उस पर हमें बात नहीं करनी। हमें इसके बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, उसी के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं, जैसा कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे। क्योंकि आप सभी के एग्जामिनेशन करीब हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे कि सर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि एमसीक्यूज रहेंगे, तो हमें ऐसे भी प्रकार के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दीजिए जिनसे हमारी प्रिपरेशन बेहतर बन सके। ठीक है, तो हमने यूनिट फर्स्ट यानी कि केमिकल काइनेटिक्स पर ऑलरेडी आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, 2 या 3 आई थिंक 4 लेक्चर हमने प्रोवाइड किया है। उन चारों लेक्चर को आप लोग देख लेंगे तो आपका यूनिट फर्स्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा यूनिट फर्स्ट से कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर यूनिट 2 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं, और उन सभी क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिनसे आपका प्रिपरेशन बेहतर बन सके। और एक बात ध्यान में रखिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज के ऑलरेडी एमसीक्यूज एग्जाम हो चुके हैं, तो मैं उन सभी पेपर को सॉल्व करा दिया हूं। आप सभी को चैनल के सेक्शन में जाएंगे, वीडियो सेक्शन में, तो वहां पर 2-3 यूनिवर्सिटी, जैसे शायद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी और एक कोई और यूनिवर्सिटी थी, उसका भी हमने सॉल्व करा दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा, ऋषि क्लासेस आपको बस ऐड कर देना रहेगा, फिर उसके बाद सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी के प्रिपरेशन के लिए जो भी लेक्चर प्रोवाइड करें, उन सभी लेक्चर की सहायता से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर बन सके। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पर। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं जिससे आप सभी को दिखे क्लियरली। यहां पर देखो कहता क्या है, हमारे पास पहला नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जा रहा है द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स। क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह सब्सटेंस के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पूरा केमिकल काइनेटिक्स, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड हम आप सभी को पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं। इसके बाद के भी यूनिट्स हमने पढ़ाया है। तो इसमें मैंने आप सभी को बताया है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह उस प्रोडक्ट या उस सब्सटेंस के हमारे एक्टिव मास पर डिपेंड करता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वो इक्विवेलेंट वेट पर नहीं डिपेंड करता, मॉलिक्यूलर वेट पर नहीं डिपेंड करता, ना ही स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, बल्कि वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और ये एक फार्मूले के बेस पर होता है, उस फार्मूले को अभी हम बता देंगे। यहां पर बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला जा रहा है, द एक्टिव मास ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 5 लीटर इज। हमें क्या पूछा जा रहा है कि अगर 5 लीटर हम ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, यहां पर क्या बोला जा रहा है, द एक्टिव मास ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 5 लीटर इज। 5 लीटर में अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसका एक्टिव मास कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास होता है वैल्यूम, यानी कि वैल्यूम मतलब यहां पर हमारे पास हो गया, चलो मैं वैल्यूम ही लिख देता हूं। अब इसी से ही हमें पूरे कैलकुलेशन को करना है। जैसे अब मास का अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास 16 ग्राम दिया गया है, 16 लिख लो, अपॉन में यहां पर मैं एक्चुअली फार्मूले को इधर लिखना चाहिए था, कैलकुलेशन को इधर करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इधर लिख दिया तो इधर हम कर लेंगे। और ऑक्सीजन यानी कि O2 होता है, तो O2 का अगर हम ध्यान से देखें तो 16 दूनी 32 हमारे पास हो जाएगा।
और हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 5। ठीक है, तो अब 16 से 32 कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा और इस प्रकार 1/10 हमें मिलेगा, यानी कि 0.1 मोल पर लीटर हमें मिलेगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरे का सी। ठीक है, कैलकुलेशन सीख लेना, अगर आप भी नहीं समझ में आएगा तो बाद में आप लोग बड़े दिक्कत में फंस जाएंगे, इसलिए कैलकुलेशन सीख लेना। वीडियो को थोड़ा पीछे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम करा दें। फिलहाल बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है द रिएक्शन CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2 गोज टू कंप्लीशन इन लाइम किल्न बिकॉज, क्या कहता है, हमारा जो यह रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम डीकम्पोजिशन करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर कहता है कि यह एक्चुअली पूछ रहा है ये कि जो ये हमारे पास रिएक्शन है ये एक्चुअली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास जो एरो लगा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हम जानते हैं यह इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारे पास लाइम किल्न है, ये जो हमारे पास वेसल, एक वेसल का नाम है ये एक्चुअली लाइम किल्न। तो जो लाइम किल्न हमारा वेसल होता है ये एक्चुअली एक ओपन वेसल होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर इसीलिए देखो लिखा भी गया है CO2 जो कि गैसियस स्टेट में भी दिखाया जा रहा है। और इन सभी में देख लो ना तो इनका स्टेट बताया गया है ना ही कुछ और, केवल CO2 का गैसियस स्टेट बताया गया है। इसी वजह से इनमें बोला जाता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है ये गोज टू कंप्लीशन इन लाइम किल्न बिकॉज, क्योंकि इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह स्केप हो जाता है कॉन्टिन्यूसली, ये लगातार बाहर निकल जाते हैं, इसलिए ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये रिवर्सिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है द करेक्ट रिलेशन ऑफ फ्री एनर्जी इज, फ्री एनर्जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहा है, यानी कि G इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है। तो देख लो, वैसे भी आप लोग अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास G होता है यह एक स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि यह फाइनल और फर्स्ट स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब आप सभी को हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी वैसे जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0 होता है, यानी कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उस सिचुएशन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, बातें समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम वर्क डन इन अ रिएक्शन इज गिवन बाय, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली यहां पर हमारे पास ये देखो, हमारे पास पहले मैं ऑप्शन को ही प्रोनाउंसिएट कर देता हूं। देखो पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है 1/2 आइसोथर्म, 1/2 आइसोकोर और यहां पर क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, और चौथा हमारे पास नन, यानी कि कोई ऑप्शन ना हो तो इसको टिक कर देना। क्या बोला जा रहा है, द मैक्सिमम वर्क डन इन अ रिएक्शन इज गिवन बाय, किसी भी रिएक्शन में जो मैक्सिमम वर्क डन होता है उसको हम किस थ्योरम की सहायता से या किस एक्सप्रेशन की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि हम इसे 1/2 आइसोथर्म की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर देखो क्या कहता है, यहां पर बोला जा रहा है द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय।
जैसे हमने ऊपर वाले में देखा कि द मैक्सिमम वर्क डन इन अ रिएक्शन इज गिवन बाय, तो वहां पर हमने देखा कि 1/2 आइसोथर्म था। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि टेम्परेचर के साथ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन होता है उसको हम किस रिएक्शन या किस थ्योरम की सहायता से या किस कॉन्सेप्ट की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, वैसे भी आप लोग अगर पढ़े हैं इन चीजों को डिटेल से तो ये बहुत ही आसान सी चीज है। अगर इन थ्योरम्स को एक बार भी पढ़े होंगे, इन कॉन्सेप्ट को अगर एक बार भी पढ़े होंगे, इन पोस्टुलेट्स को एक बार भी पढ़े होंगे, तो आपको ये बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि 1/2 आइसोकोर की सहायता से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर के साथ, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर के वेरिएशन को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में देखा, तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन बोला जा रहा है। इसमें देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन पूछ रहा था टेम्परेचर के साथ, यहां पर टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का वेरिएशन पूछा जा रहा है। तो इसको हम किस इक्वेशन की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं वो बात पूछी जा रही है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट बताता हूं, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, याद भी होना चाहिए कि इसे हम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। 9th नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इन द इक्विलिब्रियम में हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, A+2B इज रिवर्सिबल टू C+D। ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विल गिव मोर। क्या कहता है, अगर इसमें हम रिएक्टेंट A के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो हमें क्या अधिक मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो हम देखो, एक बात तो हम जानते हैं कि जब भी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, मैं आप सभी को ऑलरेडी समझा चुका हूं जब यूनिट 2 के सभी लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहा था, तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से बताया हूं। लेकिन यहां पर मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं जब कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब पहुंच गया, पहले रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद वह जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो उस समय तक बढ़ेगा जब तक हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, वो जब तक बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ना हो जाए तब तक वह बढ़ता जाएगा। फिर एक समय आएगा कि फिर वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बोला जा रहा है कि किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी अगर हम A के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। तो देखो, हम सिंपल सी बात करते हैं, यहां पर ऑप्शन बी बोला गया है, यानी कि बी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये तो बात गलत है, वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम A का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो B का कंसंट्रेशन तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये तो रिएक्टेंट ही है। बढ़ेगा किसका, प्रोडक्ट का ही बढ़ेगा। तो यहां पर देखो बी ऑप्शन में ए बोला जा रहा है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये हमें मायने ही नहीं रखता। यहां पर देखो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जिसमें सी बोला जा रहा है। इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि हम जानते हैं प्रोडक्ट का ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर डी ऑप्शन भी दे दिया गया होता, ऑप्शन में अगर डी भी दे दिया होता तो इस सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि हम उस सिचुएशन में ऐसा बता नहीं सकते। इसीलिए ऑप्शन में डी नहीं दिया गया है, क्योंकि वहां पर अगर ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाते तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये हम ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन ये बात कंफर्म होती है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, द इक्वेशन डेल्टा एच अपॉन में आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी लॉग एल, मतलब क्या होता है, लॉग। हमेशा ध्यान में रखिएगा, एल का मतलब होता है लॉग ऑन बेस ई, यानी कि नेचुरल लॉग के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम उसे एल लिख देते हैं। तो यहां पर क्या कहता है कि इक्वेशन डेल्टा एच अपॉन में आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल के पी अपॉन में डी टी इज नोन एज।
हमारे पास यह जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसे हम जानते हैं 1/2 आइसोकोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 11th नंबर का क्वेश्चन। 1/2 आइसोकोर को देख लिया। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि 1/2 आइसोथर्म के लिए क्या इक्वेशन होता है। तो इसका डायरेक्ट आप सभी को आंसर तो पता ही होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 11 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि 1/2 आइसोकोर का तो हमने फार्मूला देख लिया क्या होता है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देख लेना, हमेशा याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि 1/2 आइसोकोर का जो फार्मूला होता है वो इतना होता है। ठीक है, लेकिन जो 1/2 आइसोथर्म होता है उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है -ΔG इज इक्वल टू 2.303 और साथ ही साथ इनटू RT log KP। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, कई बार क्या होता है कि ये जो हमारे पास माइनस यहाँ पर ΔG के साथ लिखा हुआ है, ये कई बार माइनस इधर ना होकर राइट हैंड साइड हो जाता है, यानी कि -2.303 RT log KP लिखा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ΔG इज इक्वल टू -RT log E KP लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एक्चुअली इस सिचुएशन में जो हमारे पास लॉग लिखा गया है उसके नीचे बेस 10 भी लिखा जाना है। ठीक है, जब हम बेस 10 को कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर ई वाला आ जाता है पोर्शन। ये चीजें मैथमेटिक्स में होती हैं, लेकिन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है द क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हेल्प्स टू कैलकुलेट। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या मदद करता है कैलकुलेट करने के लिए? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हाँ बिल्कुल सही है। इसमें हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैलकुलेट करने में ये मदद करता है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। बी ऑप्शन पर बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ इसको भी यह कैलकुलेट करने में मदद करता है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन पर। तो यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर एट वन टेम्परेचर इफ एट अनदर टेम्परेचर इट्स वैल्यू इज नोन, ये भी सही है कि जब हम किसी और टेम्परेचर को जानते रहते हैं, उसकी वैल्यू हमें पता रहती है, तो हम वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं, यानी कि ये भी सही है। ओह अच्छा, चौथा ऑप्शन में दिया गया है ऑल दी अबव, यानी कि सभी ऑप्शन जब करेक्ट हो जाएं तो हमें चौथे ऑप्शन पर टिक कर देना था। ठीक है, इसलिए यानी कि 12 का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है द इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है dp अपॉन में dt इज इक्वल टू ΔH अपॉन में t इंटू V2 माइनस V1 इज कॉल्ड एज। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो इसे भी मैं आप सभी को डायरेक्ट बता देता हूं, इसे ध्यान में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये केवल और केवल क्लैपेरॉन इक्वेशन है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्लैपेरॉन जो थे वो अलग साइंटिस्ट थे, क्लासियस जो थे वो अलग साइंटिस्ट थे, तो इसलिए ये क्लैपेरॉन द्वारा इक्वेशन, इस इक्वेशन को दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए 13 का सी आंसर इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इक्वेशन, हम नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा हम कैलकुलेट करते, कौन सा उपयोग करते हैं जब हमारे पास ΔG जो होता है वह 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर दिया जाए। ठीक है, तो अभी हमने देखा ΔG इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ΔH माइनस T∆S होता है। ठीक है, तो यानी कि इसी का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो तो 14 का ए होना चाहिए ना, गिब्स होल्ट इक्वेशन यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। नहीं, जो हमने वो वाला इक्वेशन बताया वो वाला तो दूसरा है। हाँ, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो 14 का ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग टेम्परेचर है ना, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का हम उपयोग करते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वैसे देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर द रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। नहीं, यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन दिखा रहा है ना, नहीं डिकम्पोजिशन भी नहीं है, ये थोड़ा अलग सा रिएक्शन है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन से रिएक्शन कराते हैं, कार्बन सॉलिड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, तो हमें मिलता है 2 टाइम्स CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है, जो कि गैसियस स्टेट में होता है। तो इस सिचुएशन में कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 आर 4 ATM एंड 2 ATM, यानी कि एक जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 2 ATM है। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि Kp हमें कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप सभी को समझाया हूँ, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो Kp के लिए फार्मूला भी मैंने आपको बताया है कि कंसंट्रेशन या फिर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है ना, तो हमें पार्शियल प्रेशर का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और इसका हमें स्क्वायर कर देना होता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन, और इसके पावर कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी है, और मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, अब इसी फार्मूले की सहायता से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप सभी को। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, चलो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होने लग जाएगा। ये सभी चीज़ें कैलकुलेटिव मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 15 का राइट आंसर है वो है C ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे ही देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास PCO का ध्यान से देखो तो 4 चौके 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास है 2, तो और ये हमारे पास इसका वैल्यू हमारे पास कार्बन का सॉलिड स्टेट में है ना, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, इसलिए हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। देखो जो कार्बन है वो किस चीज़ में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो इसका हम पार्शियल प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर सकते। जब हम आप सभी को जब लेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब हमारे पास गैसियस स्टेट में जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट होंगे उन्हीं के ही हम केवल पार्शियल प्रेशर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा कार्बन सॉलिड स्टेट में है इसलिए उसका वैल्यू हमने 1 सपोज कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, हमारे पास जो रिएक्शन है ये कुछ आप सभी को रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 2HI गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन H2 + I2 इज 0.25। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, उसी रिएक्शन को हमने उलट दिया, तो इस सिचुएशन में इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसमें झमेला नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा D, यानी कि 16 का जो राइट आंसर है वो है 4। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने 16 नंबर का क्वेश्चन भी देख लिया। चलो एक बार मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा और समय लग जाएगा, क्या ही हो जाएगा इसमें। देखो हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि इसका हम सोल्यूशन कैसे खोजें, तो इसलिए मैं बता देता हूं। ये हमारे पास रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास दिया गया है 0.25। ठीक है, बहुत ही आसान सा है इसलिए मैं इसे छोड़ रहा था, लेकिन मैं समझा देता हूं एक बार। देखो 0.25 इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। अब ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो जब उल्टा हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो भी उल्टा हो जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो हम नाम दे देते हैं Kc डैश। तो Kc डैश में जो हमारे पास वैल्यू होगा वो 1/Kc हो जाएगा, यानी कि इस वाले रिएक्शन का हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है 0.25, यानी कि 1 से जब हम डिवाइड करेंगे 0.25 को, सॉरी जब 0.25 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, इसलिए हमारा D ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब चल सकते हैं ना आगे, चलो बढ़ते हैं तब।
अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि कंसीडर द रिएक्शन, हम एक रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं PCl5 जो कि गैसेस स्टेट में है। तो हमारे पास इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो PCl3 प्लस Cl2 गैस का निर्माण करता है। इज अ क्लोज्ड कंटेनर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर में रखा गया है और इक्विलिब्रियम में है। What will be the effect on the equilibrium concentration of Cl2 if the concentration of PCl5 is increased at a fixed temperature? क्या कहता है? अब इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि बोला जा रहा है कि यह इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है। तो जब हम PCl5 के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, तो पूछा जा रहा है कि Cl2 गैस जो हमारे पास यहां पर रिलीज हो रहा है, इस Cl2 गैस के कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। क्या वह उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा या फिर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी कि बढ़ेगा, घटेगा या फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आगे क्या हो सकता है। तो प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, ये बात हमें पहले से पता है। और हम जानते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तभी तो हमारे पास फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होने शुरू होंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वही सही होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस बहुत बड़ा लिखा गया है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़े डरने लग जाए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन देख लिया हमने 18 नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए अब हम बात करते हैं, तो अब चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि इधर आ जाए। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, द फेवरेबल कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स आउट, या रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 + 2K कैलोरी हमारे पास रिलीज हो रहा है, ठीक है। R क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए, या फिर कह सकते हैं अमोनिया का जो निर्माण हो रहा है इस रिएक्शन के द्वारा, इस रिएक्शन को होने के लिए कौन सा बहुत ही सुटेबल कंडीशन है, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, ये बात यहां पर पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास जो 22 कैलोरी है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में, ध्यान से समझो बात को, कि अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, तो यानी कि उसका प्रेशर हमें हाई रखना चाहिए ताकि वह जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा निकल ना पाए, वो फिर से उसी में काम करे और वह काम मतलब वह उस रिएक्शन को और तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दे। और लो टेम्परेचर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी खुद ही रिलीज कर रहा है तो अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वहाँ पर एनर्जी हमारा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन ही होगा यही राइट होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी लासा-तेलिए प्रिंसिपल यही बात कहता है, ठीक है, ये लासा-तेलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम, यही चीज लिखा गया ना, रिवर्स रिएक्शन इन अ इक्विलिब्रियम लिखा गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन इन अ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रिवर्स रिएक्शन को कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो कि फेवर करता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन, रिमूवल ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेगुलरली, हम लगातार जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हटाते जाएं। दूसरा कहता है कि इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को लगातार हम बढ़ाते चले जाएं किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को। तीसरे ऑप्शन में कहता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट, क्या कहता है, प्रोडक्ट में से किसी एक के कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जाएं। डी ऑप्शन कहता है कि नन ऑफ द एबव, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है, बोली क्या जा रही है कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम बोला गया ना, तो उसमें रिवर्स रिएक्शन के लिए कौन सा फैक्टर फेवर करेगा,
तो रिवर्स रिएक्शन कब होता है? जब हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, इसका सी ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट का ही हम कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, बात समझ में आई? तो बात करते हैं अपने 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। द सबस्टेंसेस आर इन इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच वन इज डबल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। क्या होगा? क्या मैंने पढ़ा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? फिर से सुनो। कोई भी रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है और वह इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है जिसमें दो सबस्टेंसेस हैं। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच वन इज डबल्ड, अगर हम सभी दोनों सबस्टेंसेस के कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, तो इस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी है वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या फिर 1/4 हो जाएगा, या फिर कांस्टेंट ही रहेगा? तो अब यहां पर तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब मैं आप सभी को बता देता हूं, मैंने आप सभी को जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में मैं आप सभी को पढ़ा रहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट है इक्विलिब्रियम रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है, तो मैं आप सभी को कहता था ना कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बराबर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी मैं बात कह रहा था कि जो उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, बराबर नहीं, मैं कह रहा हूं कांस्टेंट हो जाते हैं। तो अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है और उनके कंसंट्रेशन को हम डबल कर दे रहे हैं तो क्या उससे इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक का बढ़ाएंगे, चाहे हम प्रोडक्ट का बढ़ा दें चाहे रिएक्टेंट का बढ़ा दें, उससे हमारे इक्विलिब्रियम में कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो एक सिचुएशन में फिर से इक्विलिब्रियम में पहुंच ही जाएगा। तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ओवरऑल कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यूनिट 2 यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर हमने बात कर लिया। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बना सकें। ठीक है, और ये लेक्चर आप सभी के डिमांड पर ही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।